3 फरवरी 2019 का दिन था। सुबह के वक़्त कुछ लोग रोड पर निकले हुए थे। और यह जो रोड था वह उदयपुर के था। वहाँ पर देखते हैं कि एक गाड़ी पलटा हुआ है और एक महिला मृत हालत में पड़ी हुई है। वही लोग कुछ स्थानीय लोग को बताते हैं और पुलिस को भी खबर करते हैं। पुलिस आती है और गाड़ी और उस लाश को देखती है तो ज़रा सा भी एक्सीडेंट का मैटर नहीं लग रहा था। गाड़ी में ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं था। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी को कोई उठा कर पलट दिया है और जो महिला है उसे मारा गया है। पुलिस महिला को कब्ज़े में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर इस लाश के बारे में जानने के लिए लग जाती है। इधर 3 तारीख का यह मामला था और 4 तारीख हो जाता है, लेकिन इस महिला के खोज के लिए कोई सामने नहीं आता है। तो एक जो महिला थी वह अपना बहन के गुमशुदगी के लेकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। तो पुलिस फिर बताती है कि एक रोड एक्सीडेंट है जिसमें एक महिला मृत हालत में पाई गई है। जब उस महिला को दिखाया जाता है यह महिला को, तो यह रोने लगती है और यह बोलती है कि यह मेरी बहन है। यह खोजने के लिए जो आई थी उसका नाम चारुलता होता है और यह बड़ी होती है और जो मृत हालत में पाई गई थी उसका नाम ऋचा होता है, वह छोटी थी। पुलिस फिर इस ऋचा के बारे में उस चारुलता से पूछती है तो चारुलता बताती है कि मेरी बहन का शादी जो ऋचा उसका 2001 में हुआ था और 2012 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद 4 साल के बाद एक मुंबई में रहने वाला लड़का से हमारी बहन ऋचा शादी कर लेती है और पहला शादी में ऋचा का एक बेटी होती है जिसका उम्र उस वक्त 12 वर्ष होता है। और शादी के बाद ऋचा जो थी वह अपना दूसरे पति के साथ मुंबई में रहने लगती थी है और जो उसकी बेटी थी 12 वर्ष के उसे अपना घर में छोड़ देती है पापा मम्मी के पास। जो ऋचा का बेटी है थी वह नाना नानी के साथ यहीं रहा करती और यहीं एक स्कूल में पढ़ा करती। लेकिन जब जब टाइम मिलता ऋचा को वह मुंबई से अपने बेटी को मिलने के लिए उदयपुर आती और यही 2019 का वह फरवरी का दिन था और अपने बेटी से मिलने के लिए वह आई हुई थी और इस घटना का अंजाम इसके साथ दिया गया। पुलिस फिर पहले पति के बारे में पूछती है चारुलता से तो सारा डिटेल देती है चारुलता पहले पति के बारे में। वहाँ जाके पुलिस उससे पूछताछ करती है और छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो पहला पति था वह भी शादी कर लिया है और उसे ऋचा में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका डिवोर्स का तलाक का 6-7 वर्ष बीत गया था और इसमें कोई हाथ नहीं पाया गया पहला पति के। उसके बाद दूसरा पति के बारे में भी पुलिस छानबीन करती है तो दूसरा पति का भी बारे में कुछ वैसा हाथ नहीं लगता है। दूसरा पति जो था वह पहले भी शादीशुदा था और उसके जो पत्नी थी वह कैंसर पेशेंट थी और जो डॉक्टर थे वह उसकी पत्नी को जवाब दे देते हैं कि इनका जो कैंसर है वह लास्ट स्टेज में पहुंच गया है। यह बात ऋचा को भी पता था, ऋचा को कोई एतराज़ नहीं था इस बात से। और जो यह दूसरा पति था वह अपने पहला पत्नी को काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया करता इसलिए कि उसके पत्नी कैंसर पेशेंट थी और उसके पास कोई वक्त नहीं था, वह कभी भी भगवान के प्यारे हो सकती थी। इससे थोड़ा-सा दिक्कत होता था ऋचा का, वह चाहती थी कि दूसरा पत्नी को छोड़कर और मेरे साथ वक्त बिताए, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन ऋचा भी इसमें कोई ज़्यादा इतराज़ नहीं करती है और ऋचा एक भाई होता है उस पे शक होता है पुलिस के, इसलिए कि जो ऋचा का पापा थे वह सारा प्रॉपर्टी ऋचा के नाम कर दिए थे, ना कि अपना बेटा के। जब ऋचा के भाई के पास जाकर पुलिस पूछताछ करती है और उसका कुंडली खंगालती है तो इसमें उसका भी भाई का कोई हाथ नहीं मिलता है। ये तीनों लोग को पुलिस क्लीन चिट दे देती है। अब पुलिस को इसके कातिल तक पहुंचना था। पुलिस फिर से मुआयना करती है उस जगह पर जाकर जहां इसका कत्ल हुआ था तो वहां कुछ देखा जाता है पुलिस के द्वारा। वहां कुछ हड्डी था और कुछ सिंदूर वगैरह था। इससे पुलिस को लग रहा था कि यह कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर है और पुलिस फिर कोई तांत्रिक पर शक जाता है और पुलिस उस गांव के तांत्रिक के बारे में लोगों से पूछताछ करती है तो उस गांव में एक काफ़ी नामी तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम प्रदीप होता है और प्रदीप गांव में काफ़ी ज़्यादा मशहूर था और लोगों का समस्या का हल किया करता था। लेकिन पुलिस के साथ कुछ वैसा सबूत नहीं था प्रदीप के खिलाफ जो कि प्रदीप को उठाकर पूछताछ किया जा सके। लेकिन पुलिस प्रदीप पर नज़र रख रही थी। पता चलता है कि जिस दिन चारू का पोस्टमार्टम हो रहा था उस दिन पोस्टमार्टम घर में जो प्रदीप था तांत्रिक वो भी गया हुआ था। काफ़ी लोग गए हुए थे, उसके साथ में प्रदीप भी गया हुआ था। एक यह पॉइंट मिलता है पुलिस को। उसके बाद
एक दिन पुलिस प्रदीप को उठा लेती है और उससे कुछ पूछताछ करती है और बातों बातों में बोल देती है कि तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुम अपने से बोल दो तो हम शायद तुम्हें बचा लें और तुम्हारा सज़ा कम से कम करवा दें। तो प्रदीप जो तांत्रिक था वह बोल देता है कि हाँ सर, यह कत्ल हम और हमारे कुछ लोग मिलकर किए हैं। उसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रदीप था वह सारा कुछ बता देता है। प्रदीप बताता है कि ऋचा का हम पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था। ऋचा का हम 2-3 काम कर दिए थे। ऋचा का फर्स्ट काम यह हुआ था कि जो ऋचा थी वह उसकी बेटी जो स्कूल में जाया करती थी, उसका ऑनर को माली हालत ख़राब चल रहा था और जो उसका ऑनर था भूपेंद्र, वह ऋचा से मदद मांगती है और 30 लाख रुपया ऋचा से सूद पर लेता है। हर महीना जो भूपेंद्र था वह ऋचा को सूद दिया करता और वह सूद का रकम भी काफ़ी ज़्यादा था। भूपेंद्र सूद भरते भरते तंग आ जाता है और यह उसे दिन रात सोचने पर मजबूर कर देता था कि यह पैसा कैसे चुकाया जाए और यह सूद से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो भूपेंद्र एक दिन प्रदीप से मिलता है जो तांत्रिक था और बताता है कि हमारा एक समस्या है, अगर तुम ठीक कर दो तो मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। प्रदीप बोलता है कि क्या दिक्कत है। प्रदीप को भूपेंद्र बताता है कि एक महिला है जिससे हमने पैसा लिया है, उसे सूद देना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा रकम है और उसे देने में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होता है। भूपेंद्र क्या करता है, कुछ पैसा तांत्रिक को देता है। तांत्रिक जो था वह रोज़ रात में कुछ हड्डी का टुकड़ा और सिंदूर और चावल फेंक दिया करता ऋचा के घर में, और जब ऋचा सुबह उठती और देखती सुबह में वो अपने घर में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती। और एक दिन पता करते करते प्रदीप तांत्रिक के बारे में पता चलता है और जो ऋचा थी वह प्रदीप तांत्रिक के पास जाती है और सारा कुछ बताती है। प्रदीप बोलता है कि मैं ठीक कर दूंगा और प्रदीप तंत्र मंत्र करता है और दूसरा दिन से उसके घर में हड्डी फेंकना और सिंदूर फेंकना बंद हो जाता है। तो ऋचा को काफ़ी ज़्यादा उस तांत्रिक पर विश्वास हो जाता है, जो कि वह तांत्रिक ही ऋचा के घर में यह कुछ सब कुछ फेंका करता। वह बंद होने के बाद ऋचा को उस प्रदीप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो जाता है और ऋचा जो थी वह तांत्रिक से यह बोलती है कि एक मेरा पति के पत्नी है जो कि कैंसर पेशेंट है और वह हॉस्पिटल में है और हमारा जो पति है उसका सेवा किया करता है और उसका पास वक्त बिताया करता है, उसके पत्नी को मार दिया जाए। तांत्रिक यहाँ से कुछ करता है और उसकी पत्नी जो थी वह सच में मर जाती है। मरने के बाद ऋचा को और ज़्यादा विश्वास हो जाता है। उसके बाद ऋचा को लगता है कि ये जो 30 लाख का सूद का पैसा आता है उससे हम ऐश मौज कर रहे हैं और वह पैसा हमेशा मेरे पास आया करे। इसलिए वह ऋचा एक दिन तांत्रिक से बोलती है कि हमने यहाँ के स्कूल ओनर को 30 लाख रुपया दिया है और उसका सूद आ रहा है मेरे पास। ऐसा करो कि उस ओनर के पास कभी 30 लाख हमें देने के लिए आए ही नहीं और हमारे पास 30 लाख का सूद आता रहे। प्रदीप तांत्रिक कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और 1 लाख का डिमांड करता है। 1 लाख रुपया जो ऋचा थी वह प्रदीप तांत्रिक को देती है और फिर प्रदीप तांत्रिक यह बात जाकर भूपेंद्र ओनर को बताता है। भूपेंद्र ओनर बोलता है कि मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, इसका कुछ रास्ता निकालो। प्रदीप बोलता है कि जो ऋचा है उसे मारना होगा तभी यह मामला शांत होगा और तुम्हारा 30 लाख रुपया बचेगा। उसके बाद भूपेंद्र और प्रदीप एक प्लानिंग बनाते हैं, इसलिए कि तंत्र मंत्र से कुछ हो नहीं रहा था, बस 21 लोग का चाल था जिस वजह से उसका विश्वास जीता गया और उसके साथ सारा कुछ घट रहा था। उसके बाद एक दिन प्लानिंग के हिसाब से ऋचा को फ़ोन किया जाता है और प्रदीप के द्वारा उसे एक सुनसान जगह पे बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आज तंत्र मंत्र करना है। एक दिन जो ऋचा थी वह अपने घर से रात के वक्त निकलती है अपने गाड़ी लेकर और प्रदीप से जाकर मिलती है और प्रदीप बोलता है कि आंख बंद करके बैठ जा, और प्रदीप के साथ एक व्यक्ति और आया था। आंख जैसे बंद करती है ऋचा, वैसे जोर का पत्थर जो प्रदीप का साथ था वह मारता है और ऋचा वहीं पर गिर जाती है और 2-3 पत्थर मारने के बाद ऋचा का मौत हो जाता है। और फिर ये लोग गाड़ी को, जो ऋचा का गाड़ी था उसको पलट कर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को जब यह कहानी पता चलता है तो पुलिस को भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और यह जो तंत्र मंत्र का एक भड़ास है वह ख़त्म हो जाता है। और फिर प्रदीप तो पुलिस स्टेशन में था ही, भूपेंद्र और इसका एक और जो साथी था उसे गिरफ्तार करती है पुलिस और इन तीनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेजती है। अब कोर्ट इन तीनों को क्या सज़ा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऋचा भी अपना लालच को बढ़ावा देती है और अपना सारा हदें पार कर देती है, जिस कारण से उसके पास अभी यह घटना घटा। ऋचा तो चली गई लेकिन जो उसका 12 साल के बच्ची है उसका लालन पालन और परवरिश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा।
शायद ऋचा लालच ना की होती तो आज वह जिंदा होती और यह तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ती। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।